चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजनल क्लासेस पे। आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। बिहार बोर्ड का ये चैप्टर है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 3। और ये जो बच्चों, ये CBSE वालों को भी है, तो जो बच्चे CBSE में हैं, ICSE में हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है। वो भी जो है इस वीडियो से बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ इंग्लिश में पढ़ना है, वही चीज़ हिंदी में पढ़ना है, तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो इसलिए सारे बच्चे जो क्लास 9 में है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, उनके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास होने वाला है। चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति इसमें वर्ड आता है क्रांति। आखिर क्रांति होता क्या है? क्रांति एक सिलसिला है, एक विरोध प्रदर्शन का एक जरिया है, जिसके माध्यम से पूरा परिवर्तन किया जाता है। जो तत्कालीन सिस्टम होता है, उस सिस्टम को बदल करके और साफ सिस्टम चेंज कर देना, और इसको क्या बोलते हैं, रिफॉर्मेशन कर देना। और वैसी क्रांति को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे विरोध को, वैसे प्रोटेस्ट को, वैसे मूवमेंट को, जब कोई सिस्टम पूरी तरह से बदल जाए तो उसको हम लोग क्रांति कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि फ्रांस का क्रांति है तो इससे पहले कोई क्रांति नहीं हुआ था, इससे पहले भी क्रांति हुआ था। आप लोगों को बता दें कि पहला जो क्रांति पूरे हुआ था पूरे वर्ल्ड का, हम लोग वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, तो 1668 में आपको हुआ था ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्लोरियस क्रांति। यह वो कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर ब्रिटेन में इसको जो होता है ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें रानी का जो अधिकार था, राजशाही मोनार्की हट करके वो किस में चला गया था? पार्लियामेंट्री सिस्टम में चला गया था। ठीक है, रिपब्लिक हो गया था। तो ये 1668 में ये हुआ था विद द हेल्प ऑफ मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा एक सेट ऑफ रूल्स का एक किताब होता है, जिसके द्वारा किसी शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, तो उसको कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये क्रांति ब्रिटेन में हुआ, ब्रिटेन में सब कुछ ठीक ठाक, रिपब्लिक चलने लगा। उसके बाद आपको बढ़ते जब उपनिवेशवाद का सिलसिला शुरू हुआ, जब यूरोप में पूरा यूरोप के जो कंट्री है वो सब दूसरे देश पर जा कर के अपना जब उपनिवेशवाद स्थापित करने लगते हैं, तब जा कर के क्या होता है कि अलग अलग, जैसे कि अमेरिका में, जैसे कि इंडिया में, जैसे कि अफ्रीका के बहुत सारे कॉन्टिनेंट, बहुत सारे देशों पर, तो ये कब्जा यूरोप के कंट्री जो उस समय रिच थे, पैसे वाले थे, और ये जा कर के दूसरे देश पर कब्जा करते हैं, व्यापार के माध्यम से वहाँ के रिसोर्स को एक्वायर करने के लिए जाते हैं दूसरे देश पे। तो वहाँ पे जब कब्जा वो लोग कर लेते हैं, तब क्रांतियाँ हुई उनसे आज़ादी प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार से इससे पहले हम लोग मिले थे अमेरिकन रेवोल्यूशन में, अमेरिका की क्रांति में, और मैंने कहा था कि आपसे हम फिर मिलेंगे फ्रांस के रेवोल्यूशन में। तो आ गए हम फ्रांस की क्रांति में। ठीक है। तो हम लोग इसके बाद, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद, यूरोप में तो नहीं, यूरोप से बहुत दूर अटलांटिक महासागर को पार करके कहाँ पर, अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है। तो 1783 में वहाँ पर क्या बन गया था? संविधान बन चुका था। 1783 में ब्रिटिश से ही अमेरिका वालों ने आज़ादी प्राप्त किया था, जॉर्ज वाशिंगटन के लीडरशिप में। इसका जो अमेरिकन रेवोल्यूशन का पूरा इतिहास अपलोड किया जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कब ये क्या हुआ था? अमेरिकन क्रांति ये हुआ। उसके बाद नंबर आता है इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन का, 1789 में फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि ये दोनों महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन फ्रांस की क्रांति से पूरा यूरोप की रूपरेखा बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, हम बारी बारी से देखेंगे कि कैसे जो है फ्रांस की रूपरेखा इस क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से पूरे यूरोप की जो रूपरेखा कैसे बदलती है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रांस के बारे में बात करते हैं कि उस समय 18वीं शताब्दी में फ्रांस बहुत ही एक मजबूत देश हुआ करता था, और उसके जो राजा थे किंग लुइस, यानी कि बुर्बो डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यानी बुर्बो डायनेस्टी से आते थे। और किंग लुइस 14 जो थे बहुत ही शक्तिशाली और अच्छे नेतृत्व वाले थे, और उन्होंने फ्रांस की जो टेरिटरी दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस की टेरिटरी जो था, यानी कि क्षेत्र जो था,
उन्होंने अमेरिका में और बहुत सारे यूरोप के जगहों पर उन्होंने अपना जो है क्षेत्र बना रखा था, उपनिवेश बना रखा था। इसीलिए फ्रांस उस समय बहुत ही पावरफुल था। समय समय पर आपको हर देश का पावर दिखाई देगा। इसके बाद आपको जर्मनी का पावर दिखाई देगा। तो ये फ्रांस 18वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन हुआ क्या था कि ये वार लड़ता था। तो इसका जो लड़ाई है ब्रिटेन और फ्रांस का लड़ाई हुआ था, जिसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इन लोग के बीच में, जिसके कारण बहुत सारा इन लोग कर्ज में चले गए थे। और कर्ज में चले जाने के बाद फ्रांस का स्थिति बहुत बुरा हो गया था। और ब्रिटेन का भी हो गया था, लेकिन वो उसके पास बहुत सारे उपनिवेशवाद थे, तो उसने अपनी कमी पूरी कर ली। लेकिन फ्रांस जो था वो इंडिया में भी हार गया और यूरोप मतलब अमेरिका में भी हार गया, और कुछ जगहों पर वो अफ्रीका में बचा हुआ था। तो फ्रांस जो था उस समय बहुत ही ताकतवर था और फ्रांस बहुत महत्वाकांक्षी राजा के अंडर में था। लेकिन लुइस 14 है ना, लुइस 14वां, लुइस इसको ऐसे पढ़ते हैं, लुइस 14वां के बाद इसका जो उत्तराधिकारी लोग आए वो उतने निपुण नहीं थे, और निपुण नहीं होने की वजह से फ्रांस का विकास नहीं हो पाया और आर्थिक वृद्धि उसकी रुक गई। क्योंकि योग्य और कुशल राजा होता है तभी किसी कंट्री को लीड किया जाता है, और जब राजा ही कुशल ना हो तो पूरी कंट्री का दुर्दशा होना बहुत आम सी बात है। तो हम लोग उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर जो क्रांति हुआ आखिर क्या हुआ था। तो एक घटना है 14 जुलाई का, ठीक है, 14 जुलाई को एक घटना हुआ था, 14 जुलाई 1789 में। तो 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ था, इसको अब आज फ्रांस इस डेट को क्या मनाता है, स्वतंत्रता अपना दिवस मनाता है, ठीक है। तो चलिए, फ्रांस क्रांति का ओवरव्यू कुछ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये फ्रांस की क्रांति एक दिन की तो नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा कारण रहा होगा। तो फ्रांस की क्रांति से पहले भी 2 क्रांतियाँ हुई, ग्लोरियस रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, 3। तो इसमें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर कौन से वो लोग थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में भाग लिया, ऐसे किसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, कैसी परिस्थितियाँ थी समाज में, आखिर क्या कारण था कि लोग क्रांति करते हैं, क्रांति करते हैं क्यों करते हैं। क्रांति हम लोग ने भी नहीं किया था, क्रांति अंग्रेज़ों से लड़े थे तो क्यों किए थे, क्योंकि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा था। वैसा ही स्थिति फ्रांस में था। तो सबसे पहले फ्रांस का सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फ्रांस का समाज। तो फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांस का समाज सबसे ऊपर जो था वो 3 वर्गों में, जिस प्रकार से हमारे इंडिया में समाज बटा हुआ था पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो हम लोग और भी जाति और उपजातियों में बटे हुए हैं, फिर भी हमारा डाइवर्सिटी इतना अच्छा है कि हम लोग साथ साथ सही से रह पाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी क्या था, क्लास बटा हुआ था, जैसे कि स्टेट बटा हुआ था। सबसे ऊपर लोग थे क्लर्की, उसके बाद नोबल, और उसके बाद तीसरे स्टेट्स के लोग, ठीक है। इसको इंग्लिश में देता CLERGY, क्लर्जी, नोबल और थर्ड स्टेट, ठीक है। ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। तो ये जो क्लर्गी हुआ करते थे, क्लर्गी सबसे बहुत ज़्यादा रिच थे ये, ठीक है। ये क्या थे, बहुत ज़्यादा रिच थे। नोबल भी क्या थे, ये भी बहुत ज़्यादा रिच थे। और दोनों मिला करके 40%, ठीक है, ज़मीन इनके हाथ में था। पॉपुलेशन इनका बहुत कम था, ठीक है, 10% पॉपुलेशन था इनका, पॉपुलेशन 10%। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे इनका पॉपुलेशन 90% था, ठीक है। सॉरी, यहाँ 60% जो ज़मीन था इन लोग के पास था, और इन लोग के पास मात्र 40% ज़मीन था। पॉपुलेशन भी इनका कम है, कम पॉपुलेशन होते हुए भी ये राज करते थे थर्ड स्टेट पे। और थर्ड स्टेट के लोग बहुत ही गरीब हुआ करते थे। इसमें सारे लोग, थर्ड स्टेट में बहुत सारे लोग आ गए, जैसे कि छोटे छोटे काम करने वाले वर्कर, छोटे छोटे श्रमिक हो गए, मजदूर हो गए, बढ़ई हो गए, लुहार हो गए। तो जो
मतलब छोटे छोटे व्यापारी हो गए, डॉक्टर, वकील, लॉयर, स्टूडेंट, यानी सारे जो लोग हो गए जो नीचे तबके के हैं वो सब थर्ड स्टेट में आते थे। और इन दोनों को क्या था, सरकार से स्पेशल सुविधाएं मिला हुआ था, और स्पेशल प्रिविलेज मिलने के कारण ये दोनों जो थे बहुत सारा राइट्स को एंजॉय करते थे। ठीक है, तो इन लोग के पास कोई कर नहीं लगता था, कोई टैक्स नहीं लगता था, और इन दोनों को टैक्स देना पड़ता था। तो टीले और तैथी करके दो टैक्स था जो इन दोनों को देना पड़ता था। ठीक है, एक टैक्स जो था धार्मिक था जो कि टैली था, और टीथे जो था वो भूमि के ऊपर कर लगता था जो कर इन लोग को देना पड़ता था। और बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस था जो थर्ड स्टेट पे करता था, देता था, जैसे कि आपको नजराना देना है, जैसे आपको उपहार देना है, उसके बाद कोई भी चीज़ अगर शादी है, विवाह है, तो उसमें जो है उपहार देने का जो सिलसिला था। और तरह तरह के सामंतवादी लोग भी टैक्स लगाते थे, तो वो भी टैक्स वो वहन करते थे। यानी कि खाने के आइटम पे, तंबाकू पे, नमक पे, चाय पे, चीनी पे, हर चीज़ पे टैक्स लगाया जाता था। किसके ऊपर? थर्ड स्टेट के ऊपर। इसीलिए इन लोग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। ठीक, तो ये था फ्रांस का सोसाइटी। फ्रांस का सोसाइटी इस तरह से बटा हुआ था। जो पहले के जो दो वर्ग थे उनके पास बहुत सारी सुविधाएं थी, अमीर थे, उनको कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीरीज वाइज इसका अध्ययन करेंगे कि आखिर फ्रांस के सोसाइटी में इतना चेंजेस कैसे आया, और क्यों जो फ्रांस के सोसाइटी के जो लोग हैं उन लोगों ने क्या किया, और कैसे जो होता है इतना बड़ा क्रांति हो गया, और क्रांति ने किस प्रकार से पूरे विश्व पटल पर अपना छाप छोड़ दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जो फ्रांस था उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो फ्रांस स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ अब कुछ कारण हैं। ठीक है, सबसे पहला फ्रांस की क्रांति के कुछ कारण, आखिर ये रेवोल्यूशन हुआ है तो उसका बहुत सारा कारण होगा। ठीक है, तो ये जो कारण है उस कारण को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। कोई भी क्रांति जब होता है, कोई भी क्रांति, तो उस क्रांति को होने से पहले कुछ कारण होता है। जैसे कि पहला हो गया आपको सामाजिक कारण। सामाजिक कारण किसी भी क्रांति के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है, या फिर इस कारण से होता ही होता है। अगर किसी भी देश में ये सब कारण है तो वहाँ क्रांति एक न एक दिन होना है। दूसरा हो जाएगा सामाजिक कारण, दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा सामाजिक कारण, दूसरा हो जाएगा आर्थिक कारण। ठीक है, तीसरा हो जाएगा धार्मिक कारण, धर्म के कारण भी जो है वो क्रांति हो जाता है। चौथा हो जाएगा बौद्धिक कारण, बौद्धिक कारण। ठीक है, और पांचवा हो जाएगा तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट कॉज। ठीक है, ये हो गया सामाजिक कारण, सोशल कॉजेज, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज, धार्मिक कारण जो हो गया आपको सेकुलर रीज़न, बौद्धिक कारण, इंटेलेक्चुअल कारण, और तत्कालीन कारक का मतलब इमीडिएट कॉज। तो अब सामाजिक कारण क्या था? तो सामाजिक कारण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रांस की क्रांति में सामाजिक कारण क्या क्या था। कि जब फ्रांस का राजा जब लुइस 14 था तब तक तो फ्रांस को बहुत शीर्ष तक पहुंचाए हुए था, फ्रांस बहुत आगे था। लेकिन लुइस 14 के बाद लुइस 15 आते हैं, तब जो शासन व्यवस्था उतना अच्छा नहीं था और राजा भी ढंग का नहीं था, तो उस तरह से फ्रांस का जो है अस्तित्व धीरे धीरे कम रहा था। उसके बाद लुइस 16 आते हैं। जब लुइस 16 आते हैं तो मात्र 20 साल की उम्र में उनको राजगद्दी मिल जाता है, और 20 साल की उम्र राजगद्दी मिल जाने के 20 साल की उम्र में बच्चे यंग भी नहीं हो पाते हैं। हमारे देश में तो 20 साल के बच्चे पढ़ते ही रहते हैं। तो 20 साल के आयु में जब फ्रांस का सत्ता मिल जाता है, और सत्ता मिलने के बाद इतने कम उम्र में वो क्या थे, अनुभवहीन थे। उनको पहले से कोई अनुभव नहीं था, शासन कैसे चलाना है, देश कैसे चलाना है, उनको पता नहीं था। और उन्होंने ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस मैरी एंटोनियट से विवाह भी कर लिया। तो शादी जब कर लिया, ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस थे तो अपना, और उसके बाद ये रहते कहाँ थे? तो ये रहते थे वर्साइल के बहुत बड़े पैलेस में, जो कि
1500 एकड़ में बहुत बड़ा महल बनाया गया था। उस महल में ऐशो आराम से रहते थे, मतलब हजारों दासियों से सेवा करवाते थे, नाच गाना पूरा जो है ऐशो आराम की हर चीज़ उपलब्ध, 36 प्रकार का भोजन, यानी कि पूरा फ्रांस कर्ज में डूबा हुआ है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन राजा जो है अपने ऐशो आराम में गुम था। और वो जो इनका वर्साइल का पैलेस था वो मेन शहर से, उनके फ्रांस से बहुत दूर था, एक शांत जगह पर था। तो राजा शोर शराबे से दूर रहना चाहता था और उसको अपनी जनता से कोई मतलब नहीं था। इस तरह की व्यवस्था और इस तरह का सोच जो था राजा का था। और मेरी एंटोनिया जो थी वो बहुत खर्चीली थी और वो क्या करती थी, शासन व्यवस्था में इंटरफेयर करती थी और जो उसके जो अपने लोग हैं उसको मतलब कि राजा के मंत्री पद दिलाने में हमेशा इंटरफेयर करते रहती थी और अपने लोगों को रखने के लिए दखल अंदाजी करती थी। इस तरह का, और फिजूल खर्ची तो करती ही थी, बहुत सारा खजाना खाली कर दिया, उसके कारण बहुत सारा नुकसान भी हुआ। कई बार जब भी वो डिसीजन राजा को बताती थी तो वो कुछ ना कुछ गलत हो जाता था, जो भी वो कुछ करने के लिए बोलते राजा को वो करता तो कुछ ना कुछ हानि ही हो जाता था। इसीलिए वो जो है बैड लक कह सकते हैं कि फ्रांस के राजा के लिए वो बहुत बड़ी बैड लक थी। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं कि जब खजाना खाली था, और खजाना खाली क्यों हुआ? खजाना खाली इसलिए हुआ कि जब अमेरिका का लड़ाई लड़ रहे थे, अमेरिका जब लड़ाई लड़ रहा था ब्रिटेन से जब लड़ाई लड़ रहा था अमेरिका जब ब्रिटेन से लड़ाई लड़ रहा था, तब फ्रांस ने इसकी मदद किया था। और इसकी मदद करने के चक्कर में, ठीक है, फ्रांस के ऊपर 10 बिलियन लीवर, उस समय की जो करेंसी थी लीवर, उतना बड़ा कर्ज चढ़ गया था, उससे भी ज़्यादा। और जो देनदार थे वो अपना कर्ज जो था वो 10% के हिसाब से मांग भी रहे थे। ऊपर से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है वो उनको देने के लिए, सैनिकों को पैसा देने के लिए, और उसके बाद राजा के जो वर्साइल का पैलेस है उसमें 15,000 ऐसे मंत्री परिषद लोग थे, ऐसे लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग, नोबल क्लर्की के लोग, जो अलग अलग पदों पर थे और वो कोई काम नहीं करते थे और मोटा मोटा वेतन उठाते थे। तो पूरा जो फ्रांस का जो इनकम था उसका 9% खाली उन लोग को वेतन देने में लगता था। तो कहने का मतलब है कि ये जो लोग थे नोबल क्लर्की लोग, राजा की चाटुकारिता करने में कोई कमी नहीं करते थे और राजा को बिल्कुल पता नहीं था कि कैसे मेरा राज्य चल रहा है। ठीक है, इतना सारा कर्ज हो गया, इतना प्रेशर है, फिर भी राजा को कोई चिंता नहीं था। और पीड़ित कौन था? पीड़ित वैसे लोग थे, ये थर्ड स्टेट के लोग पीड़ित थे, क्योंकि सारा पैसा यही लोग देते थे। और ये कहा जाता था उस समय, एक बात था कि नोबल लोग क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। नोबल युद्ध करेगा, क्लर्की जो है वो क्या करेगा, पूजा करवाएगा, और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो क्या करेंगे, इन दोनों का खर्चा उठाएंगे। ठीक है, और थर्ड स्टेट के लोगों का काम बस इतना था कि नोबल और क्लर्की दोनों की सेवा करेगा। तो सेवा करने में उसके घर पे काम करना, नौकर वाला काम करना, तो उसके बाद है सड़क निर्माण, पुल निर्माण, इस सब में सहयोग करना, यानी कि एक गुलाम की तरह इनका ज़िंदगी जो है बना दिया था नोबल क्लर्की ने। और राजा को भी इससे कोई मतलब नहीं था। और बहुत बुरा स्थिति तब हो गया जब फ्रांस का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत 23 मिलियन से 28 मिलियन पॉपुलेशन जब हो गया और फसल भी वहाँ से हो नहीं रहा था। और फसल जब नहीं हो रहा था तो सामानों का दाम बहुत बढ़ गया। सामानों का दाम बढ़ने के कारण क्या हुआ कि खाने की कमी हो गई, और खाने की कमी हो जाने के कारण बहुत सारे दुकानों पर लूटपाट शुरू हो गया। इस तरह से जो अव्यवस्था का माहौल पूरे फ्रांस में फैल गया। और बेरोज़गारी तो चरम सीमा पर थी ही नहीं, क्योंकि रोज़गार तो धंधा तो था ही नहीं, क्योंकि जो भी रोज़गार था वो सब बड़े बड़े लोगों के लिए सुरक्षित रहता था। वो लोग अपना रोज़गार में लग जाते थे और थर्ड स्टेट के लोग बेचारे दिन भर कमाते थे और शाम को नोबल क्लर्की के यहाँ पर जा कर के पैसा जमा कर देते थे। ठीक है, इस तरह से जो है फ्रांस में राजनीतिक कारण में, पर ये तो सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण में था, योग्य कुशल शासक नहीं था, शासक जो था निरंकुश था और बहुत ही बेकार था। ठीक है, कारण में क्या था, असमान कर प्रणाली। सामाजिक कारण में हम लोगों ने पढ़ लिया कि समाज का स्थिति कैसा था और किस तरह से सामाजिक लोग कैसे बटे हुए थे, कौन क्या थे, सब पढ़ लिए। आर्थिक कारण क्या था? तो आर्थिक कारण का मतलब ये होता है कि हम लोग असमान कर प्रणाली, यानी कि इतना सारा कर लगाया जाता था असमान, यानी ये दोनों कर दे रहे हैं और ये दोनों कर नहीं दे रहे हैं और ये कर दे रहे हैं। तो ये जो था दो तरफा जो तरीका होता है कर वसूल करने का वो था। ठीक है, भूमि कर, धार्मिक कर, सामंती पर बोझ।
तो उसके बाद भूमि पर भी कर लगता था, प्रोडक्शन जो करते थे उस पर भी कर लगता था, जो उत्पादन करते थे उस पर भी कर लगता था, और गरीबी बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। ठीक है, उसके बाद जो शहरों में जो व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी थे, उन पर भी अगर वो बाहर से कोई सामान मंगाते तो उस पर कर लगता, कोई सामान बाहर भेजते तो उस पर कर लगता, यानी कुछ सामान बनाते तो उस पर भी कर लगता। यानी व्यापारी भी परेशान थे, ना व्यापार कर पा रहे थे और ना प्रॉफिट कमा पा रहे थे। इससे जो था पूरा फ्रांस का विकास बिल्कुल रुका हुआ था। तो सामाजिक कारण और आर्थिक कारण इस तरह से जो है सबसे पहला बात तो फ्रांस जो था कर्ज में डूबा हुआ था। उस पैसों को निकालने के लिए वो कर लगाना चाहता था। तो कर किसके ऊपर लगता? थर्ड स्टेट के ऊपर लगता कर। ठीक है, तो अब जो है कुछ धार्मिक कारण पढ़ लेते हैं। धार्मिक कारण जैसे फ्रांस में सभी तरह की धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। अगर मान लेते हैं कि फ्रांस जो था वो कैथोलिक था, अगर वहाँ कुछ प्रोटेस्टेंट है तो उनका जीवन जो था बहुत बेकार किए हुए था। तो इसलिए क्या था कि धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे हमारे देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे धर्म में हर धर्म को मानने, उसका स्वीकार करने, प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, लेकिन वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। अगर वो यूरोप से, पोलैंड से कुछ लोग आए हुए हैं तो वो अपना धर्म का पालन नहीं कर सकते थे। अगर प्रोटेस्टेंट है तो वो भी अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते थे। तो धार्मिक कारण यह है कि जो इनको कैथोलिक के छोड़ करके बाकी जो धर्म थे उनके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था, और वो ज़बरदस्ती उनको कहा जाता था कि आप कैथोलिक में बदल जाइए, आप जैसे मेरा धर्म है वैसा ही आप भी अपनाइए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा ऐसा कानून था, जैसे कि होता है ना कि जैसे कि इन तीनों को कॉमन चीज़ ले लेंगे तो बहुत सारा कानून फ्रांस में लगा हुआ था। यानी कि एक ही देश में 400 कानून लगा हुआ था, और जब किसी को गिरफ्तार करते तो पता ही नहीं चलता उस पर कौन सी धाराएं लगेंगी। और कहने का ये मतलब था कि वहाँ पर ऐसा कानून था कि किसी को भी बिना किसी सबूत के पकड़ लिया जा सकता था और पकड़ के जेल में डाला जा सकता था। और जेल में डालने के बाद पार्लियामेंट नाम की एक न्यायिक व्यवस्था थी, उस न्यायिक व्यवस्था को अलग से चुना गया था, लेकिन उसमें कुलीन वर्गों के लोग ही बैठते थे और वंशानुगत वो पद कुलीन वर्गों को मिलते चला जाता था। और उस पर राजा का प्रभाव था, और पैसा खिला करके राजा कोई भी डिसीजन को अपने पक्ष में कर लेता था। यानी कि वो भी जो था वो आम जनता के लिए नहीं था, यानी कि सब पर जो था राजा का वर्चस्व था, क्योंकि राजा ही सर्वोपरि था। और लुईस XIV तो यहाँ तक कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, ठीक है, और मेरे द्वारा कहा हुआ बात ही कानून है। इस तरह का जो था राजाओं का बोलना था। अब कुछ है बौद्धिक कारण। तो बौद्धिक कारण में हम लोग चले आते हैं। बौद्धिक कारण मतलब होता है कि वैसे लोग, मतलब कि उस समय जो इलाइट लोग थे, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने पढ़ लिख लिया है और पैसा बहुत सारा कमा लिए हैं, तो पैसा कमाने के बाद जब शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए, और ध्यान देने के बाद, ठीक है, उन लोग क्या करनी है, बहुत सारा किताब लिखें। ठीक है, जैसे कि कुछ फिलोसफर उस समय आए फ्रांस में, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू, जैन जैक रूसो हो गया, जॉन लॉक हो गया, मिराबेउ, एबीसीआई। ठीक है, तो ये सब लोगों ने अलग अलग तरह से अपना किताबों के माध्यम से, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब है तो उसके माध्यम से, या फिर और भी बहुत सारा किताब लिखा गया था। व्हाट इज़ थर्ड स्टेट एबीसीआई के द्वारा लिखा गया। तो ये सब किताब से बताया गया कि भाई सरकार जो है, यानी कि जो जनता है उसको इंडिपेंडेंट है, जन्म से ही वो स्वतंत्र है। ठीक है, और ये कहाँ लिखा गया है कि राजा का अधिकार इस राज्य पे होगा, यानी इस राज्य पे जो भगवान का दिया हुआ है उस पर हर एक आदमी का अधिकार होना चाहिए। तो ये भी कहा कि जन्म से किसी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, और आपके अंदर मेरिट है तो भी आपको अधिकार मिलना चाहिए। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर और बात बताया कि जो राजा का पावर है, जो शक्ति है, उसको लिमिट किया जाए, और शासन व्यवस्था को 3 अंगों में बांट दिया जाए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, उसके बाद समान, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब लोग बराबर रहें। ठीक है, उसके बाद औरतों मर्दों के लिए राइट्स दिया जाए, उनको जो है अधिकार बताया जाए। तो इस तरह का जो है भावना लोगों में जो मतलब बताया गया, समझाया गया। तो समय समय पर ये जो बौद्धिक कारण है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसने क्या कर दिया, क्रांति को और तेज़ी लाने में बहुत मदद किया।
तो अब धन्यवाद वैसे फिलोसफर्स का। हमारे भी देश में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मतलब अपने ओजस्वी भाषणों से, ओजस्वी किताबों से, अपने आदर्श से, अपने ज्ञान विज्ञान से हमारे उस समय के जो लोग थे उसको जो प्रेरित किया, और आज भी उनके कही बातों से हम लोग को प्रेरणा मिलती है। तो वैसा ही प्रेरणा फ्रांस के लोगों को मिला, ठीक है। तो ये बौद्धिक कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या था कि फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण हुआ या कि 1776 में, ठीक है, 1776 में क्या हुआ कि अचानक 2-3 साल तक लगातार फसल सही से हुआ नहीं, और सही से न होने की वजह से सामानों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन आ गया तो दुकान लूटे गए, ब्रेड नहीं मिल रहा था, खाने की चीज़ें महंगी हो गई थी, लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ रहा था, यहाँ तक कि सैनिकों को भी पैसा नहीं मिल रहा था। 10 साल तक लगातार पैसा नहीं मिला सैनिकों को, तो बहुत बुरी स्थिति में था, बेरोजगारी चरम सीमा पे थी, लोग बहुत मतलब बद से बदतर स्थिति में जी रहे थे। तो उसी समय खाने की कमी से लोग मरने लगे, और जब मरने लगे तो इसको हम लोग क्या कहा जाता है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो वो जो है बुरा हाल होने लगा, और इसके कारण से क्या हुआ कि जब जहाँ तहाँ लूटपाट जब होने लगा, दंगा टाइप का माहौल हो गया, तो राजा ने ऐसे ही बोल दिया कि भैया अपने सैनिकों को पेरिस भेज दिया, बोला कि जाओ इस सबको भाई शांत कराओ। तो लोगों में बात फैल गया कि भाई राजा बोला है कि अब सैनिक आएगा और सैनिक गोली चलाएगा। तो इस तरह से अफवाह फैल गया पूरे शहर में, पेरिस में। तो उससे पहले कि राजा अटैक करवाता चाहे कुछ करता, तो जो क्रांतिकारी लोग थे 7 से 8 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए पेरिस में, और इकट्ठा होने के बाद जितना गवर्नमेंट बिल्डिंग था, जितना सरकारी कार्यालय था, सब में लूटपाट मचा देते हैं, और हथियार जहाँ मिलता है ले लेते हैं। उसी समय एक बस्ताइल का किला है वहाँ पे, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। 4 घंटे तो उसका घेराव करते हैं, और घेराव करने के बाद फिर उस बस्ताइल किला में घुस करके कैदियों को, 7 कैदी रहते हैं, चुरा लेते हैं, गार्ड को ख़त्म कर देते हैं, हथियार जो कुछ था लूट लेते हैं, पूरा बस्ताइल किला को तोड़ दिया जाता है। ये घटना 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को होता है, और यही दिन होता है क्रांति का, और ये दिन को ही स्वतंत्रता दिवस मनाता है फ्रांस, ठीक है। तो इस तरह से जो है तत्कालीन कारण यही था कि बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो गई थी, और लोग तरस रहे थे खाने के लिए, स्टार्वेशन हो गया था, और सब राजा के खिलाफ विरोध कर देते हैं। एक और घटना उसी में आता है कि औरत लोग को जब खाना नहीं मिल पा रहा था, तो उनको कहीं अचानक पता चला कि राजा के यहाँ बहुत बड़ा भोज है। तो क्या करती है औरत, अपने घर से करछुल, चम्मच, डोलची, ये सब ले करके पूरा दम 200 से 300 जो औरत है वो निकल पड़ती है वर्साइल के पैलेस तक जाने के लिए। वहाँ जाती है, दरवाज़ा खुलवाती है, खुलवा करके पूरा दम ज़ोर ज़ोर से डम 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 बजाती है। तो राजा रानी निकलते हैं, भाई क्या हुआ? तो बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा खाना है, और हमारे फ्रांस में वहाँ पर दूर चल के देखे, वहाँ बिल्कुल खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बोला कि हमारे पास तो मुझे पता चला यहाँ भोज होने वाला है। तो राजा बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, और सही में वहाँ पे कोई भोज भात नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो फिर औरतों ने कहा कि आप लोग यहाँ पे रहते हैं, आपको हमारे दुखों का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए आप क्या कीजिए, हमारे साथ चलिए, हमारे साथ फ्रांस में रहिए, तो आपको हमारे दुख और दर्द के बारे में पता चलेगा, ठीक है। इस तरह से औरत लोग फिर वापस आ जाती है। वैसे बहुत सारी घटनाएँ होती है, बहुत सारी घटनाएँ होती है, ठीक है, जो कि हृदय विदारक है। और उस समय फ्रांस की स्थिति बहुत दयनीय थी, तो सब मतलब हम बता ही दिए। उसके बाद ये तत्कालिक कारण हो गया। अब इसका जो है टाइमलाइन पढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ। तो ये सब पूरा आपको बैकग्राउंड था, कौन कौन से कारण जिम्मेवार थे फ्रांस की क्रांति के लिए, ठीक है। फ्रांस किस सोसाइटी में मतलब किस वर्ग में बटा हुआ था, किनको क्या अधिकार मिला हुआ था, वो सब पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। और हम लोग घटनाक्रम पढ़ते हैं। तो घटनाक्रम पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा बोर्ड मिटाना पड़ेगा। उसका कुछ घटनाक्रम है, जैसे फ्रांस की क्रांति शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, उसका पूरा घटनाक्रम है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो फ्रांस जब 1774 में, ठीक है, 1774 में लुईस 16, ठीक है, कौन? लुईस 16 राजा बना। राजा बनने के बाद तो आप कहानी आप जानते ही हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब
राजा को जब टैक्स बढ़ाना था, राजा ने क्या बोला कि पहले उसके पास तो क्या था, पैसा नहीं था, तो पैसा नहीं था उसके पास, तो पैसा नहीं था तो टैक्स बढ़ाना चाहता था। तो टैक्स बढ़ाने के लिए वो अकेला टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उसके लिए उसको स्टेट जनरल एक पार्लियामेंट्री बॉडी थी, उसको बुलाना पड़ता था। तो 1614 में वो बुलाया गया था, उसके बाद एक बार भी नहीं बुलाया गया। इसीलिए उसको बुलाने के लिए राजा उसको लेटर लिखता है और एक वर्साइल के पैलेस को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, ठीक है। और वर्साइल के पैलेस को सजाने के बाद वहाँ पे स्टेट जनरल आता है और टैक्स बढ़ाने के लिए ये मीटिंग होने वाला था, अधिवेशन। तो वहाँ पर आता है, तो वहाँ पर 300 मेंबर रहते हैं नोबल के, 300 मेंबर रहते हैं क्लर्की के और 600 मेंबर रहते हैं थर्ड स्टेट के। तो वहाँ पर डिमांड होता है कि भाई पहले का जो व्यवस्था था, जिसको ओल्ड रिजीम बोलते हैं, पुरातन व्यवस्था, उसमें था कि एक एक वोट तीनों देगा। लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो बोले कि हर एक मेंबर जो है इसका वोट देगा, ठीक है। तो हर एक मेंबर वोट देगा। इससे राजा माना नहीं, बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, जो पहली व्यवस्था थी वही चलेगी। इसीलिए ये जो 600 लोग थे वो क्या करते हैं, उस असेंबली से निकल आते हैं। निकलने के बाद एक टेनिस कोर्ट होता है, ठीक है, सामने थोड़ी दूर पर एक टेनिस कोर्ट होता है। तो राजा की बात नहीं मानते हैं सब और टैक्स नहीं लगने देते हैं, और सब लोग निकल करके टेनिस कोर्ट में कसम खाते हैं कि जब तक हम फ्रांस का संविधान न लिख दे और जब तक राजा के पावर को सीमित न कर दे तब तक हम लोग अलग नहीं होंगे। और ये लोग संविधान लिखना चालू कर देते हैं। तो 1789 तक ये लोग संविधान लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 1791 में संविधान लिख करके तैयार हो जाता है, ठीक। तो संविधान जब बन जाता है तब राजा को नहीं हटाया जाता है। सबसे पहले था मोनार्की, ठीक है, पहले था राजतंत्र, पहले राजा राज करता था, तो पहले था राजतंत्र, ये हुआ राजतंत्र जब राजा राज कर रहा था। उसके बाद जब ये नेशनल असेंबली जब रूल करती है, ठीक है, तो उसको जब इन लोग रूल करते हैं तो संविधानिक राजतंत्र, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र हो जाता है। तो ये जो संवैधानिक राजतंत्र हुआ ये आपको 1789 में हो गया। 1791 में फिर राजा भी रहता है और वो भी रहता है। तो 1791 में ये आपको संवैधानिक राजतंत्र हो गया। अब देखिए ये संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है। संवैधानिक राजतंत्र मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि पूरे लोगों को दो भाग में बांट दिया गया। एक था एक्टिव सिटीजन, एक था पैसिव सिटीजन, ठीक है। यानी कि जो एक्टिव सिटीजन थे वो वोट दे सकते थे और पैसिव सिटीजन वोट नहीं दे सकते थे। और सारे लोग जो एक्टिव सिटीजन हैं वो लोग मिल करके 50,000 इलेक्टर को चुनते थे। वो 50,000 इलेक्टर 745 मेंबर को चुनते थे और वो 745 मेंबर मंत्रिमंडल को चुनते थे और वो मंत्रिमंडल बनाते थे नेशनल असेंबली, कानून बनाते थे। और वो और राजा दोनों एक ही लाइन में रहते थे और दोनों के पास वीटो पावर था। किसी चीज़ को पारित करना है तो नेशनल असेंबली को राजा से परमिशन लेना पड़ता था, और राजा को कुछ पास करना है, बोलना है, तो वो नेशनल असेंबली से परमिशन लेना पड़ता था। इस तरह से राजा का जो पावर है उसको लिमिट कर दिया गया, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ठीक है। उसके बाद अब जो हुआ कि ये जो शासन था, ऐसा माना गया कि ये जो शासन है वो किसके हाथ में चला गया है, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं उनके हाथ में चला गया है, ठीक है। ये शासन जो है ये कुलीन वर्ग के लोगों के हाथ में चला गया है और जो हाई क्लास के लोग हैं उनके हाथ में चला गया है। इसीलिए जगह जगह पर क्या बनने लगा, क्लब बनने लगा, ठीक है। उसी में से क्लब में से एक क्लब आया जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब। तो इसमें एक आदमी आया जिसका नाम था मैक्स पेनल रोबिस्पियरी। ये जो आदमी था वो बोला कि ये जो बना है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, उसके बाद नेशनल असेंबली, उसके बाद नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली बना है। तो ये बोला कि ये सब सरकार जो है अपर क्लास के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, पीजेंट्स के लिए नहीं है, मजदूरों के लिए नहीं है। इसीलिए ये बोला कि सर्वहारा वर्ग का ये कानून नहीं है, तो इसीलिए ये सर्वहारा वर्ग के लिए खड़ा हो गया, ठीक है। और खड़ा होने के बाद ये क्या करता है, अचानक एक दिन जाता है, कुछ लोग अपना एक मिलिट्री ग्रुप बना लेता है और राजा को बंदी बना लेता है, राजा को बंदी बनाकर रखता है
और बंदी बनाने के बाद कुछ दिन बाद उसको क्या करता है, फांसी पर लटका देता है। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उसकी पत्नी को भी फांसी पर लटका के मार देता है। और नेशनल असेंबली से ख़त्म होकर के अब ये जो जैकोबिन के अंडर में जो शासन हुआ उसको कहा जाता है क्या, कन्वेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कन्वेंशन, कन्वेंशन कहा जाता है। तो ये जो जैकोबिन था अब वहाँ पर डिक्टेटरशिप ला दिया। ठीक है, तो मतलब उस समय डिक्टेटरशिप नहीं था, उसने बहुत सारा काम किया। मीट और ब्रेड को राशन में मीट और ब्रेड को राशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद वेट्स और मेजर जो होता है वो ठीक कर दिया। उसके बाद बहुत सुधारात्मक काम किया रोबेस्पेरी, और जो इक्वलिटी लाने का कोशिश किया, स्लेवरी को अंत किया, वोट देने का अधिकार दिया। ठीक है, तो बहुत सारा काम जो है रोबेस्पेरी करता है जो कि बहुत अच्छा था। लेकिन ये लगभग ये कहा जाता है कि 17 से 18 हज़ार लोगों के ऊपर ये मुकदमा चला के उनको मरवा देता है। और ये इतना मतलब स्ट्रिक्ट था कि इतना ये हार्श पॉलिसी अपनाता था कि इसके अपने ही लोग इसके विरोधी हो जाते हैं, और अंत में इसी के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा करके इसको फिर फांसी पर लटका दिया जाता है। और पहले फांसी नहीं दी जाती थी, एक प्रकार का यंत्र होता था गिलोटिन, तो उस गिलोटिन पर इसको चढ़ा दिया जाता है। ऊपर ब्लेड लगा रहता था और उसको नीचे गिरा दिया जाता था, गर्दन धड़ से अलग हो जाता था। इस तरह की सज़ा पहले दी जाती थी, वो भी पब्लिकली दी जाती थी ताकि लोगों को पता चले और डर बना रहे। तो इस तरह वो चलता था। तो उसके बाद आप लोग को रोबेस्पेरी के बारे में पता चल गया। रोबेस्पेरी के बाद अब जो सत्ता थी किसके हाथ में चल गई, डायरेक्टरी के हाथ में चल गई। डायरेक्टरी में कौन थे, 5 लोग रहते थे। ठीक है, ये भी नोबल के लड़की ही थे। नोबल के लड़की के हाथ में फिर से सत्ता चली गई। और ये डायरेक्टरी लोग इसी समय नेपोलियन भी धीरे धीरे उभर रहा था। ठीक है, तो नेपोलियन का कहानी भी आप लोग को बताएंगे। तो नेपोलियन कौन था, कैसे उसका जीवन शुरू होता है, वो भी बताएंगे। तो डायरेक्टरी रूल में 5 मेंबर थे, और ये पांचों मेंबर आपस में सही से रहते नहीं थे, और शासन व्यवस्था बिल्कुल अस्थिर हो गई थी, और जो उस समय जेन्युइन समस्या थी उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तब तक जो था डायरेक्टरी रूल चल रहा था। उसके बाद तब तक 1799 आ गया। ठीक है, तो 1799 से लेकर के 1815 तक ये जो काल है, इस काल को नेपोलियन का काल कहा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले राजतंत्र था, फिर संवैधानिक राजतंत्र आया, फिर नेशनल असेंबली आया, फिर कन्वेंशन आया, फिर डायरेक्टरी आया, और फिर जो था जब नेपोलियन डायरेक्टरी के बाद जब ये कमज़ोर होने लगे, तो अब थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं। नेपोलियन का जो नाम है वो इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि नेपोलियन बहुत सारा युद्ध किया और पूरे यूरोप को मतलब तहलका मचाए हुए था। पूरे यूरोप में ऐसा माना जाता था, यानी कि हाफ ऑफ यूरोप पे वो कब्जा किए हुए था। इटली पे कब्जा किए हुए था, जर्मनी पे कब्जा किए हुए था, रूस पे हमला किया, ब्रिटेन पे हमला किया, पोलैंड पे हमला किया, ऑस्ट्रिया पे हमला किया। ठीक है, तो उसके बाद बहुत इसका मतलब स्पेन पे हमला किया। तो इटली मतलब नेपोलियन बहुत ही खुरपाती था, और ये पूरे यूरोप को तहलका मचाए हुए था। तो जब ये कोर्सिका में इसका जन्म हुआ, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद फ़ौज में भर्ती हुआ, भर्ती होने के बाद फिर अपने घर कोर्सिका चला गया, फिर दोबारा से आया। तो जनरल असेंबली, ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी का जो बड़ा भाई था उसका दोस्त था नेपोलियन। तो जब रोबेस्पेरी लेजेंड ऑफ टेरर चला रहा था उस समय ये आया था फ्रांस में, फिर वापस चला गया कोर्सिका, फिर दोबारा से आया। तो जब ये डायरेक्टरी रूल था तब इसको जनरल बना दिया गया और इसको इटली भेज दिया गया, जनरल बना करके जाइए आप वहाँ युद्ध कीजिए। इटली में वो लड़ रहा था, लेकिन देखा कि फ्रांस का स्थिति इतना बेकार है, हम यहाँ लड़ रहे हैं और फ्रांस बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो आता है 1799 में और वह फर्स्ट काउंसिल बना देता है। फर्स्ट काउंसिल 3 मेंबर के सदस्य होते हैं, और उसमें क्या करता है, इनडायरेक्टली रूप से नेपोलियन शासन करने लगता है, डायरेक्टरी ख़त्म कर देता है। और फर्स्ट काउंसिल बनने के बाद सेकंड काउंसिल बनाता है, और थर्ड काउंसिल 1804 में बनता है। और 1804 में बनने के बाद नेपोलियन जो क्या करता है, खुद को अपना फ्रांस का राजा बना लेता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ लिख देते हैं कि नेपोलियन जो होता है 1804 में खुद को राजा बना लेता है। ठीक है ना, तो फिर से जो था राजशाही, ठीक है, राजशाही शुरू हो जाती है, फिर से राजशाही चाहे राजतंत्र शुरू हो जाता है फ्रांस में। यानी कि
यानी कि ये जो कहानी है वो दोबारा से रिवर्स होकर के वहीं चली गई, यानी कि आपको 1774 से ले करके 1815 तक लगातार फ्रांस में बहुत सारे बदलाव होते रहे, अलग अलग लोगों द्वारा शासित किए गए। ठीक है, तो राजा राजशाही फिर से आ गया। तो इस तरह से चेन ऑफ इवेंट 1815 तक यही रहेगा। 1815 के बाद नेपोलियन जब मर जाता है, ठीक है, नेपोलियन जब ख़त्म हो जाता है वाटरलू की लड़ाई में, तो इसके बाद से दोबारा से, ठीक है, किसको बना दिया जाता है, राजा लुइस 18 को, ठीक, लुइस 15, 16, 17, 18 को राजा बना दिया जाता है और दोबारा से यूरोप में कंजर्वेटिव सिस्टम लागू हो जाता है। ठीक है, और फ्रांस को के पावर को ख़त्म करने के लिए राइन ऑफ रिहेनलैंड वो बना दिया जाता है। वो आप लोग को अब इसके आगे जो 1815 के बाद का जो समय है वो आपको क्लास 10 में पढ़ना है, तो उसमें हम लोग मिलेंगे। तो उसमें 1815 नेपोलियन के बाद के समय के बारे में, मेटरनिक, ऑस्ट्रिया, जर्मनी सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी जब नेपोलियन था तो जर्मनी पर भी अटैक किया, और जर्मनी में 300 छोटे छोटे स्टेट थे, उसको कॉन्सोलिडेट करके 39 स्टेट में बांट दिया। और यहाँ इटली पे अटैक किया तो पिडमोंट, सार्डिनिया पे अपने रिश्तेदारों को जाकर बैठा दिया। स्पेन पे आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पाया। ब्रिटेन पे आक्रमण किया लेकिन नहीं जीत पाया। रसिया पर अटैक किया, रसिया में अंदर तक घुस गया, पेट्रोग्राड तक, मॉस्को तक घुस गया, और लेके तो गया था 10,000 सेना, लेकिन जब लौटा तो 1,000 सेना उसके पास नहीं था। सारा ठंड से मर गया, उसको पता ही नहीं था कि उतना ठंड होता है रसिया में। तो सबसे बड़ा मिस्टेक था कि नेपोलियन ने रसिया पे अटैक कर दिया। तो बहुत सारे देश ने मिलकर ऑस्ट्रिया, पर्सिया, ब्रिटेन, रसिया, ठीक है ना, और इन लोगों ने मिल करके इसको 2 बार हराया। 1813 में भी हराया लिप्जिंग की लड़ाई में, और 1815 में फिर वाटरलू की लड़ाई में पूरी तरह हरा दिया। और इसको अंत में ब्रिटेन एक आइलैंड पर भेज देता है जिसका नाम था सेंट हेलेना आइलैंड पर। वहीं पर इसको स्टमक कैंसर से उसकी मौत हो जाती है, स्टमक में अल्सर हो जाने से इसकी मौत हो जाती है। इनके पिता भी स्टमक कैंसर से ही मरते हैं। तो इस प्रकार से नेपोलियन का इतिहास खत्म हो जाता है। फ्रांस में भी जो रूल शुरू हुआ था आप लोग को राजतंत्र से, राजतंत्र के बाद आया संवैधानिक राजतंत्र, उसके बाद आया नेशनल असेंबली, उसके बाद आया कन्वेंशन जो हुआ वो आप लोग को रोबेस्पियर के समय, उसके बाद आया डायरेक्टली रूल जिसमें 5 मेंबर थे, वो कमज़ोर हो गई। तब बाद में काउंसिल का रूल चलने लगा जिसमें नेपोलियन इनडायरेक्टली शासन करता था। फिर बाद में जा कर के 1804 में फिर राजा बन जाता है नेपोलियन, और तब से फिर राजतंत्र शुरू हो जाता है। तो 1815 तक वो राज करता है फ्रांस में, और 15 के बाद दोबारा से लुइस 18 को बैठा दिया जाता है मेटरनिक के द्वारा। ठीक है ना, इस तरह का जो है पूरा फ्रांस का हिस्ट्री है। ये आपका फ्रेंच का रेवोल्यूशन था। आप लोगों ने समझा कि फ्रांस में क्रांति किन कारणों से हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ा, और फ्रांस में किस प्रकार से रिपब्लिक आया, लाव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे फ्रांस का जो क्रांति हुआ, क्रांति होने के बाद कुछ तो बदला होगा। इतना बड़ा क्रांति हुआ, कुछ नहीं बदलेगा तो काम कैसे चलेगा भैया, कुछ तो बदला। सबसे पहला जब क्रांति में पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। जो व्यवस्था पहले चलता था कि नोबल क्लर्की को बहुत सारा अधिकार दिया हुआ था, उनको टैक्स नहीं देना था, ये सब चीज़ छीन लिया गया, सबको अब टैक्स देना पड़ा। ठीक है, और जो ज़मीन दिया हुआ था बहुत सारे क्लर्की को, पादरी लोग को ज़मीन बहुत सारा दे दिया जाता था, चर्च का बहुत सारा ज़मीन था, वो सब इकट्ठा कर लिया गया, सब वापस ले लिया गया, है ना। चर्च को बैरक बना दिया गया। सरकारी संपत्ति जो भी अनयूज था इन लोग के पास था, सब छीन लिया गया। इस तरह का जो पुरातन व्यवस्था जो थी पहले की, वो व्यवस्था ख़त्म हो गई। ठीक है, समाज में जो अलग अलग जो स्पेशल प्रिविलेज मिलता था वो भी प्रिविलेज ख़त्म कर दिया गया, सबको बराबर कर दिया गया। व्यक्ति की महत्ता, यानी कि एक व्यक्ति को उसका जो है स्वतंत्र अधिकार दिया गया, उसको राइट्स दिया गया। उसके बाद उसको जो है कर्तव्य अपने देश के प्रति क्या है वो समझाया गया। ठीक है, और जन्म से ही जो देश में जन्म लेता है उसको जन्म से ही बहुत सारे अधिकार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, ये बताया गया। वाणिज्य व्यापार में वृद्धि शुरू हो गई क्योंकि बहुत सारा टैक्स जो लगता था, है ना, गिल्ड्स बना हुआ था। बाहर अगर सामान बेचना है तो उस पर पैसा लगता था, तो वो सारा टैक्स वैक्स ख़त्म कर दिया गया। करेंसी को भी बहुत सारा करेंसी था तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया। 1 करेंसी 2 करेंसी पर सिमटा दिया गया, और जगह जगह टैक्स लगता था उस टैक्स को भी ख़त्म किया गया। ठीक है, और व्यापार को बिल्कुल खोल दिया गया, सभी अब आके व्यापार कर सकते थे, कोई भी व्यापार कर सकता था। इस तरह का व्यवस्था लागू कर दिया गया। दास प्रथा को रोबेस्पियर ने ख़त्म किया था। ठीक है, फिर नेपोलियन ने भी ख़त्म किया उसको।
सरकारी शिक्षा का दायित्व बढ़ गया। पहले शिक्षा जो था वो चर्च दिया करता था, तो अब क्या हुआ कि जब इस क्रांति के दौरान चर्च का जो तो कहानी ख़त्म हो गया, तब क्या हो गया कि पेरिस में पेरिस विश्वविद्यालय और बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोला गया और सरकार फिर शिक्षा का अच्छा प्रबंध करने लगा। ठीक है, ये सब इम्पैक्ट है, प्रभाव है कि इस क्रांति के बाद क्या क्या परिवर्तन आया। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय कैलेंडर, नया कैलेंडर चलाया गया। महिला आंदोलन भी हुआ। एक महिला आंदोलन में जिस प्रकार से जैकोबिन क्लब था, वैसे महिलाओं का भी एक क्लब था जिसकी एक नेत्री थी, जिसका नाम था ओलंपी दे गौचेस। तो वो औरतों के लिए अधिकार की मांग करती थी। तो खैर मांग करने के बाद भी अधिकार नहीं मिला और बहुत समय 1948 में जाकर के उनको वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा औरतों को अधिकार प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से इस फ्रांस की क्रांति का असर जो होता है अन्य देशों पर भी पड़ता है। इटली पर असर पड़ता है, तो इटली में भी राष्ट्रवाद की भावना आती है, तो इटली का एकीकरण होता है। जर्मनी पर असर पड़ता है, जर्मनी भी क्या करता है, पहले जर्मनी नहीं था, ऑस्ट्रिया और पर्शिया था, तो फिर ऑटोमन बिस्मार्क मिला करके उसको इंडिपेंडेंट जर्मनी बनाते हैं। उस तरह से पोलैंड पर अधिकार पर्शिया का, प्रासा का, रसिया का अलग अलग भाग बांटे हुए थे, तो वहाँ भी आंदोलन होता है। वहाँ भी पोलैंड को वर्ल्ड वार 1 के बाद इंडिपेंडेंट देश बना दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से स्पेन में भी होता है। तो अलग अलग देशों पर इसका असर पड़ता है और अंत में अंतोगत्ता यही होता है कि फ्रांस की क्रांति जो होता है 3 संदेश लेकर के पूरी दुनिया में जाती है ना। तो समानता और बंधुत्व, ठीक है, ये जो है पूरे यूरोप में फैल जाता है। और कहता भी था मेटरनिक कहता था, जो ऑस्ट्रिया उस समय बहुत ही शक्तिशाली था, वो बोलता था कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का बातें वो कहता था। ये इसलिए कहता था कि फ्रांस के कारण यूरोप, क्योंकि फ्रांस बिल्कुल यूरोप के सेंटर में है। ठीक है, और फ्रांस के कारण फ्रांस में जब क्रांति हुआ तो उसके अगल बगल, जैसे कैसे हमारे घर के अगल बगल में कुछ होगा तो सबसे पहले हम रिएक्ट करेंगे, वैसे ही अगल बगल फ्रांस के अगल बगल जितने देश थे सब में अपने राजा के खिलाफ क्रांति शुरू हो गई। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पूरे यूरोप में फ्रांस की क्रांति लेकर के आता है। और इस क्रांति के बाद पूरा यूरोप का जो है नक्शा चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है नेपोलियन के बाद फिर 1830 में फिर से फ्रांस में क्रांति होता है, फिर 1848 में फिर से जुलाई रेवोल्यूशन होता है, वो फरवरी रेवोल्यूशन होता है। तो इस तरह से ये सिलसिला चलते रहता है और बहुत समय बाद जा करके फ्रांस जो होता है रिपब्लिक बनता है। उसमें लंबा समय लगता है उसको बनने में, लेकिन आप लोग को फ्रांस की क्रांति में इतना ही है और नेपोलियन तक ही पढ़ना है। उसके बाद का इतिहास आपको क्लास 10 में पढ़ना है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन रह गया हो इसको समझने में तो आप लोग बेहिचक कमेंट में लिखिए, उस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। और अगला जो लेक्चर होगा वो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के ऊपर होगा। तो फिर उस वीडियो में आप लोग के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है।